हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने HP टेट ऑल प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर की सीरीज शुरू की है, जिसमें कि आज मैं HP टेट आर्ट्स का पेपर डिस्कस करूंगी, जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद। ये जो स्टाइल ऑफ लाइफ का कंसेप्ट था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एल्फ्रेड एडलर के द्वारा दिया गया था। इसको जो है वो एक अनदर नेम से भी जाना जाता है, वो है पर्सनैलिटी टाइपोलॉजी। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि अगर आप किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उसका जो है वो आप क्या देखें? बर्थ ऑर्डर। जिसमें इन्होंने बोला था, जैसे एक फैमिली में क्या होता है, फर्स्ट बोर्न चाइल्ड होता है, जो पहला बच्चा होता है फैमिली में, उसको जो है वो फैमिली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। या फिर जो बच्चा सबसे छोटा होगा, उसको वो सबका क्या होता है, लाडला होता है। लेकिन जो बीच वाला जो बच्चा होगा, उसको जो है वो कई बार उतनी फैमिली में इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। या फिर कोई बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड होगा, तो उसको जो है वो अलग तरह का इन्वायरमेंट जो है वो फैमिली में मिलेगा, अलग तरह का उसको जो है वो ट्रीट किया जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप किसी की पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, तो उसका जो है वो उसको क्या स्टडी करें? उसके बर्थ ऑर्डर को स्टडी करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पर्सनैलिटी टाइपोलॉजी, या फिर इसका दूसरा नाम है स्टाइल ऑफ लाइफ। ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो इनका पूरा नाम था एल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। ये जो आइडेंटिकल एलिमेंट है, ये किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से। हमने अपने जो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ डिस्कस करी थी, उसमें भी हमने जाना था कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने टाइप की होती है। तो ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होती है। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने जाना था कि लर्निंग जो है वो 3 तरह की होती है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आगे जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थी, इसके ऊपर जो है वो काम किया था, इसको आगे जो है वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसको नाम दिया गया था थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट या फिर लर्निंग, जो किसके द्वारा दी गई थी? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने बात करी थी यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर इसको बोला जाता है सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और फोर्थ थी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? आइडेंटिकल लर्निंग या फिर आइडेंटिकल एलिमेंट का कंसेप्ट जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो ये किसका पार्ट था? ये पार्ट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर। हमने बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का कौन सा पार्ट है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो हमें पता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो वो किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है BF स्किनर के द्वारा, जिसमें इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में भी बात करी थी। लेकिन इसमें हमने बेस्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा इमिटेशन लर्निंग। इमिटेशन क्या होती है? इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये क्या है? बेसिक फॉर्म है लर्निंग की, जिसमें हम क्या करते हैं? दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको एज्यूम करते हैं, और सिमिलर पोजीशन में हम उसको क्या करते हैं? ट्राई करते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में BF स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स लिया था, जिसमें इन्होंने एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो रैट जब एक सही लीवर को प्रेस करता था, तो उसको रिवॉर्ड मिलता था, और जब वो गलत लीवर को प्रेस करता था, तो उसको क्या मिलती थी? पनिशमेंट मिलती थी। तो उसने क्या किया? उसने जो है वो अपने जो एक ऐसा बिहेवियर जिससे उसको रिवॉर्ड मिलता था, उसको उसने बार बार दोहराने की कोशिश की, उसको नकल करने की कोशिश की, ताकि उसको क्या मिले? रिवॉर्ड मिले। तो ये जो था, ये पार्ट है किसका? ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, ये पार्ट है किसका? इमिटेशन लर्निंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी जनरली रिलेट्स टू फॉलोइंग डोमेन। साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट डोमेन है वो कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। तो ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है? डोमेन्स ऑफ लर्निंग है। कॉग्निशन ये किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे
नॉलेज से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉलेज से जुड़ा हुआ है। इफेक्टिव जो है ये किससे जुड़ा होता है, हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। और जो बिहेवियरल होता है ये हमारे साइकोमोटर से जुड़ा होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है ये किसके द्वारा दिए गए हैं, तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो है वो बीएस ब्लूम के द्वारा दिए गए थे, जिनका पूरा नाम क्या था, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम्स। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डोमेन्स ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिए गए हैं, बीएस ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कॉग्निशन डोमेन है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे नॉलेज से जुड़ा हुआ है। इफेक्टिव डोमेन इमोशन से जुड़ा हुआ है और बिहेवियरल जो है वो साइकोमोटर, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, एप्रीहेंशन एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल इज कॉल्ड। एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संशय मीन शंका और शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एंजाइटी। जब हमें बहुत डरे हुए होते हैं या हमें ऐसे शक वाली पोजीशन, ऐसे संशय सा बना होता है, तो वो क्या होता है, हमें एंजाइटी। जैसे कई बार हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो वहां हम क्या होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, तो हमें क्या फील होती है, एंजाइटी फील होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फोर्सेस दैट कॉज ग्रुप मेंबर टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड। वो शक्तियां जो एक समूह के सदस्यों को एक समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती हैं, उसको बोला जाता है मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्रुप में काम करते हैं और उससे हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं, टैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। अगर ये हमारा एक छोटा सा ग्रुप है और जब हमें इसमें जो है वो सक्सेस मिल जाएगी, मैक्सिमम मेंबर का जो वो टैट क्लियर हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, सभी मेंबर्स को क्या मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज व्यू द हाइएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे पहले तो जो हायरार्की ऑफ नीड्स थी ये किसके द्वारा दी गई थी, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने जो थी क्या दी थी, 5 स्टेजेस दी थी। और सबसे बॉटम में जो स्टेज थी वो क्या थी, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। ये सबसे क्या आती है, नीचे आती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आ जाता है, हमारा खाना आ जाता है, फूड, स्लीप, हंगर, ये सब आ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो नीड दी गई थी वो थी हमारी, सेकंड नंबर पर जो थी वो थी हमारी सेफ्टी। सेफ्टी में क्या आ जाता था, हमारा घर आ जाता है, जॉब आ जाती है। उसके बाद थर्ड में आता है हमारा लव, फोर्थ में आता है सेल्फ एस्टीम, और लास्ट जो सबसे टॉप वाली स्टेज थी उसमें क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, हाईएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर, जो सबसे उच्च प्रेरणा वाली जो थी हमारी नीड, वो कौन सी थी, वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्थ नंबर पर कौन है, तो वो थी हमारी सेल्फ एस्टीम। जो सबसे बॉटम पे है वो है फिजियोलॉजिकल, इसको बायोलॉजिकल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इद, ईगो, सुपर ईगो आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इद, ईगो, सुपर ईगो। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है वो हर पेपर में रिपीट होता है और इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है कहाँ से लिया गया है, ये थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस से लिया गया है, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी उन्होंने 3 कंपोनेंट्स या एलिमेंट बताए थे, क्या, इद, ईगो और सुपर ईगो। और ऑन द बेसिस ऑफ माइंड भी इन्होंने 3 ही कंपोनेंट बताए थे, वो क्या था, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जर्नल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इज रीडिंग। जो हमें पढ़ने में जो डिफिकल्टी आती है उसको क्या बोला जाता है, जर्नल नाम उसका क्या है, उसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा एमनेजिया दिया हुआ यहाँ पे, एमनेजिया क्या होता है, मेमोरी लॉस। जब हम किसी चीज को भूल जाते हैं एकदम से तो उसको बोला जाता है एमनेजिया। इसके अलावा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अफेजिया। तो अफेजिया किसके साथ जुड़ा हुआ है, अफेजिया जो वो लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ है।
डिस्थेनिया, डिस्थेनिया यहाँ से आप याद कर सकते हैं, थीनिया किससे जुड़ा हुआ है, थिंक से जुड़ा हुआ है। तो डिस्थेनिया मीन्स जो हमारे स्ट्रेस से जुड़ा हुआ, थिंकिंग से रिलेटेड है। इसको आप ऐसे ट्रिक्स से थोड़ा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या होता है, एक इल्यूजन, मतलब जो भ्रम की स्थिति हमें कई बार लगती है, हमें लगता है कि हमारे सामने कुछ है, तो उसको बोला जाता है डिस्मॉर्फिया। तो यहां से भी पेपर में जो है वो क्वेश्चन बनता है हर बार कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया किससे जुड़ा होता है, ये मैथ्स की कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ। डिसग्राफिया ये किससे जुड़ा हुआ है, ये राइटिंग डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी शो, जो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर, तो उस चिंपैंजी का क्या नाम था, सुल्तान उसका नाम था। तो चिंपैंजी ने कैसे काम किया था, उसने जो है वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके जो है उसने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था। तो उसने कैसे किया था, इनसाइट बाय इनसाइट, लर्निंग बाय इनसाइट। उसने अपने पूरे प्रॉब्लम को समझा, सिचुएशन को देखा और वहां से उसने अपना सोल्यूशन निकाला। इसके अलावा लर्निंग बाय कंडीशनिंग, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये पैवलोव के द्वारा दी गई थी। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और लास्ट है लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, रैट और पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड मैपिंग रेफर्स टू, माइंड मैपिंग क्या होती है, तो माइंड मैपिंग क्या होता है, ये एक प्लान होता है किसी भी एक्शन को करने का। यहाँ पे अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें तो अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, तो केवल एडवेंचर के लिए ही प्लान नहीं होता, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए हम क्या बनाते हैं, अपने दिमाग में पहले प्लान बनाते हैं कि हम ऐसे ऐसे इस चीज को करेंगे। जैसे हम टैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके दिमाग में एक प्लान चल रहा होगा कि हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, उसके अलावा हम जो है वो मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो ये क्या है, आपके दिमाग में एक प्लान चल रहा है। तो नॉट फॉर एन एडवेंचर, जब यहाँ पे एडवेंचर लिख दिया तो ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, अ टेक्निक टू एनहांस कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन को इंप्रूव करने के लिए माइंड मैपिंग का यूज किया जाता है, तो ये भी कोई तुक नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ माइंड, माइंड की पिक्चर ड्रॉ करना, ये भी इसका जो राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है रिसर्चिंग द फंक्शन ऑफ माइंड, माइंड का जो फंक्शन है उसको रिसर्च करना कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, किस सिचुएशन में कैसे चल रहा है, उसको बोला जाता है माइंड मैपिंग। इसको कई बार ऐसे भी दिया जाता है टेक्निक टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने की जो टेक्निक होती है उसको भी क्या बोला जाता है, माइंड मैपिंग। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher should make an attempt to understand the potentialities of his student, which of the following field is related to this objective। जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स की पोटेंशियलिटीज, उसकी क्षमता को समझने की कोशिश करता है तो वो किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। वो बच्चे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे को कौन से मेथड से उसको पढ़ाया जाए, कौन सी रेमेडी बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as a teacher who firmly believe in social constructivist theory, lab Vygotsky, which of the following method would you prefer for assessing your student। अगर कोई टीचर जो है वो लैब Vygotsky की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से प्रभावित है तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो किस मेथड का, अपने बच्चों को असेस करने के लिए वो किस मेथड का प्रयोग करेगा। तो हम जानते हैं कि लैब Vygotsky ने कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जिसमें ये बोलते थे कि बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं, अपने समाज के साथ, सभी के साथ, उनके बीच में रह के, उनके साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो इन्होंने हमेशा जो है वो किसके ऊपर जोर दिया है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगी परियोजनाओं के ऊपर इन्होंने हमेशा जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural background enriches the learning experiences of all students। This statement is correct or incorrect। ये बताना है हमने कि जब अलग अलग समाज, आर्थिक और सांस्कृतिक
बैकग्राउंड से बच्चे जो है वो एक कक्षा में इकट्ठे होते हैं तो उनके जो सीखने का अनुभव जो होता है वो समृद्ध होता है। ये सही है कथन या फिर गलत है? तो जो नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि क्लास में क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए। मतलब एक क्लास में हर एक बैकग्राउंड के, हर एक सोशल के, हर एक कल्चर के जो वो बच्चे जो है वो होने चाहिए, जिससे बच्चे जो है वो अपने जो ग्रुप होता है उसमें, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने ग्रुप में ज़्यादा जल्दी और अच्छे से सीखते हैं। तो इसमें जो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको हम पहले ही रिमूव कर देंगे, तो ऑप्शन ए भी खत्म हो जाएगा यहाँ से और ऑप्शन नंबर डी भी रिमूव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीर्स। बच्चे जो हैं वो अपने साथियों के साथ जो है वो बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंकिता कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन प्रेजेंस ऑफ एडल्ट और पीर गाइडेंस। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, हिंदी में देख लेते हैं इसको, अंकिता स्वयं किसी समस्या का जो है वो समाधान नहीं कर पा रही है और किसी वयस्क, किसी जो है वो एडल्ट की हेल्प से या फिर अपने फ्रेंड की हेल्प से जो है वो ऐसा कर रही है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? अगर आपने मेरी वीडियो पुरानी ध्यान से देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सोशियो कल्चरल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, लेव वाइगोट्स्की के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने जो है वो बात करी थी मोर नॉलेजेबल देन अदर। उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने बात करी थी ZPD, जिसकी फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और तीसरा इन्होंने बात करी थी स्कैफोल्डिंग की। तो स्कैफोल्डिंग इन्होंने क्या बोला था? स्कैफोल्डिंग दैट इज हेल्प। जब हम किसी से हेल्प लेते हैं उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। किसी की हेल्प से जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि अंकिता जो है वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पा रही है, लेकिन किसी की गाइडेंस से जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो उस गाइडेंस को क्या बोला जाएगा? तो गाइडेंस को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। गाइडेंस मीन हेल्प। इसके अलावा इन्होंने ZPD की बात करी थी। ZPD जो होता है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ये क्या होता है? जो आपका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होता है और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब आप जो है वो कहाँ तक सीख सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आपके मार्क्स जो है वो 85 पे आके रुक जा रहे हैं, तो अब किसी कोचिंग सेंटर की हेल्प से या किसी की वीडियो के माध्यम से या टेस्ट की हेल्प से आप जो है वो 90 जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। तो ये जो था ये क्या था? एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस था उसको बोला जाता है ZPD। और MKO इसकी फुल फॉर्म क्या है? मोर नॉलेजेबल देन अदर। जब आप किसी जो है वो कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं या किसी की हेल्प ले रहे हैं तो उसको बोला जाता है MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।